जय हिंद क्रेडिट्स, वेलकम टू भाभी वॉर चैनल। आज हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज मैंने चला रखी है, आप चैनल पे जाके और भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल है इसमें आपसे पहला सवाल क्या पूछेगा? टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जनरली वी क्लासीफाई रिसोर्सेज इनटू टू कैटेगरीज। अगर आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एकदम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जैसे ही पूछा, आपके दिमाग में आनी चाहिए दो शब्द, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दो तरीके के होते हैं रिसोर्सेज, कौन कौन से? रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल क्या हो गया? जो रिसोर्स हम वापस रीन्यू कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, यूज कर लिया, हम पेड़ दोबारा उगा सकते हैं, फॉरेस्ट दोबारा लगा सकते हैं, पेड़, हाँ जी, हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा? रीन्यूएबल। ठीक है लेकिन नॉन रीन्यूएबल कैसे होगा? पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल खत्म कर दिया एक बार, अब दोबारा से पेट्रोल उगाओ या बना के दिखाओ, बनेगा ही नहीं भाई। तो वो बहुत सालों साल तक जब वो जमीन के नीचे दबेगा तभी तो बनता है, तो वो नॉन रीन्यूएबल के अंदर आता है। क्लियर हो गया इतना? दो तरीके के रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अगला सवाल आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन पैदा होने के, ओरिजिन कहाँ से आई है, मतलब ऐसा समझो, पैदा दो तरीके से, जिंदा या मुर्दा। तो ओरिजिन का पूछे तो बायोटिक एंड एबायोटिक। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दो तरीके के होते हैं ये भी, कौन कौन से? बायोटिक, एबायोटिक। जब ओरिजिन देखोगे ना, इसके अंदर पे ओ आ रहा है, बायोटिक के अंदर पे भी ओ मिलेगा, ए बायोटिक के अंदर पे भी ओ मिलेगा, तो ओरिजिन वाले बायोटिक, एबायोटिक, भूलोगे तो नहीं। बायोटिक के अंदर पे आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी है ना, जीव जंतु जितने भी हो गए, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोटिक। ए बायोटिक के अंदर पे आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हमारा सवाल सॉरी, थर्ड क्वेश्चन आपसे अगर पूछा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे अगर आपसे पूछ ले रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, तो वो चार तरीके के होते हैं। अब इन चारों को चार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। पोटेंशियल, एक्चुअल, रिजर्व, स्टॉक। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज एंड स्टॉक रिसोर्सेज। अगर आपसे पूछे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, आप चार तरीके के बताओगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, रिजर्व एंड स्टॉक रिसोर्सेज। पोटेंशियल, एक्चुअल, रिजर्व, स्टॉक, बोलो मेरे साथ। पोटेंशियल, एक्चुअल, रिजर्व, स्टॉक। एक और बार, पोटेंशियल, एक्चुअल, रिजर्व, स्टॉक। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिस्ट आउट मेजर एफर्ट्स ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। रेस्ट्रिक्ट होता है रोकना, मैंने आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इस एरिया में आने से, इस एरिया में आने से आपको रोक दिया। अनरेस्ट्रिक्ट मतलब बेलगाम तरीके से जो हम नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं उसके मेजर इफेक्ट्स बता दो। सवाल क्लियर हो गया? लिस्ट आउट मेजर इफेक्ट्स ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो रहा है भाई इससे? इससे क्या क्या हो रहा है? ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है हमारी, सोयल एरोजन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। ये तीन चार आप लिख देना इसमें। ठीक है, अब आगे भी एक्सप्लेन होंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग जहां भी देख लो, ग्लोबल वार्मिंग, वार्म, वार्म माने क्या होता है? गर्म। तो इससे आप ध्यान रखोगे इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, आप ऐसे ही बोल सकते हो, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। इतना ध्यान रहेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग देखा, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, ऐसे दिमाग में एकदम ये लाइन आनी चाहिए आपके। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको थोड़ा सा और डीप में। देखो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ये सारी जो गैसेस होगी, ये किसके अंदर आते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर पे। अब ये गैसेस करती क्या है जो टेम्परेचर बढ़ जाता है? ये गैसेस क्या करती हैं? जो सन से हीट हमारी अर्थ सरफेस पे आ रही है उसको आने देंगी एंड उसको ट्रैप करके रख लेंगे अपने पास, वापस नहीं जाने देंगी। तो इस वजह से क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? लिख दोगे आराम से, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द राइज ऑफ अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, ब्रैकेट में लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, CFCs, है ना। दे ट्रैप दीज गैसेज, रेज कम फ्रॉम द सन एंड नेवर लेट देम आउट, उन्हें बाहर नहीं जाने देती, डोंट एस्केप, वो एस्केप नहीं कर पाती अर्थ से, जा नहीं पाती बाहर, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है।
मैं क्लियर हूँ? अब इसके इफेक्ट्स अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, इससे नुकसान देखो, रिडक्शन यील्ड फूड क्रॉप्स, हमारे जो क्रॉप्स है ना उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्रॉप छोटी रह जाएंगी, खराब क्रॉप्स उगती हैं इस वजह से ही, ठीक है। राइज इन सी लेवल, ठीक है भाई, देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लेशियर वगैरह सब मेल्ट होंगे, उस वजह से सी लेवल का राइज होगा, बहुत ठीक। अगला देखिए, इंक्रीज एंड अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, वही ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो बादल भाप वो बहुत बनेगी, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल होती है, कहीं बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पे सूखा पड़ रखा है, ये जो कंडीशन होती है ये इस वजह से ही होती है, किससे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मैं क्लियर हो गया? ऑल राइट, अगला सवाल आपसे अगर पूछे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जहां देखोगे ये भी क्या है, ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, ये सेम होते हैं दोनों चीजें ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होती है। मेरी बात समझ रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी टर्म है, पूरा प्लेनेट गर्म हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैसेस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, उन गैसेस उससे एक लेवल नीचे, थोड़ा सा ऐसे समझो। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी होता है वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, ये भी किस वजह से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस हीट को ट्रैप कर लेती हैं और एस्केप आउट नहीं होने देती। अब उनके एग्जांपल दे देना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFCs। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेथड बताओ मैनेजमेंट के, और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है बचाव किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। अब कैसे उन्हें मैनेज करोगे और कैसे रिसोर्सेज को बचाने वाले हो, उसके तरीके बताओ। सबसे इजी इसका स्टार्टिंग में आप लिखना 3R, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। उसके बाद आप लिख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, पानी भी सेव करना है हमें। सारे रिसोर्सेज ही आते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास, अपने आसपास नज़र घुमाओ, जितनी चीज़ें दिख रही हैं सब रिसोर्स है, ठीक है। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इज नॉन एज एफोरेस्टेशन। एक टर्म होती है इसकी उल्टी, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ज़्यादा मात्रा में आप पेड़ों काटते जा रहे हो, दैट इज डिफोरेस्टेशन। लेकिन हमें काटना नहीं है, हमें क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, तो उसको आप लिखोगे एफोरेस्टेशन। क्लियर हो गया? प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जितना गार्बेज उसका मैनेजमेंट बढ़िया से हो। ग्रेटर यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्स वापस से रीन्यू हो सकते हैं उनका यूज ज़्यादा करिए, नॉन रीन्यूएबल तो खत्म हो गए तो हो गए, जो रीन्यू हो सकते हैं उनका यूज करिए। अवॉइड वेस्टेज, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए हमें चीज़ों की, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपके आसपास रिसोर्सेज है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करो। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, उन सारी चीज़ों पे रिसोर्सेज आप किस तरीके से यूज़ करो उस पर मॉनिटर करो और कंट्रोल करो ताकि उन्हें रिड्यूस किया जा सके। क्लियर हो गया? ये दोबारा से रीड आउट करता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर आपसे पूछे, आप लिखोगे 3R, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, वाटर हार्वेस्टिंग, एफोरेस्टेशन, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रेटर यूज ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, अवॉइड वेस्टेज, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये 5 या 10 पूछ लेते हैं, आप लिख लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोल ऑफ एनसीसी इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के खत्म होते होते आपको अपने आप मिल जाएगा कि एनसीसी का क्या रोल है, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, बचाने में। इस वीडियो खत्म होते होते आपको मिल जाएगा और लास्ट में एक बार हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। ऑल राइट, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आई होप इट्स विजिबल, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे, देखो बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार अगर आपने सुना नहीं होगा तो आप पेपर में सोचने बैठ जाते हो और सोचोगे तो पेपर छूट जाता है, ठीक है। वेज टू कंजर्व वाटर इंडोर, वेज टू कंजर्व वाटर इंडोर, इंडोर माने घर के अंदर पे आप पानी को कैसे बचा सकते हो उसके तरीके पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें एक दो ही आता है, ब्रश करते हुए टैप बंद कर दो, ठीक है। इसके बाद बच्चा सोच ही नहीं पाता चीज़ों को, तो ध्यान से देखो, ये सारी पॉइंट्स एक बार देख लो, 4-5 अपने दिमाग में रिमाइंड कर लेना, ठीक है। अब घर के अंदर कैसे पानी बचाने, ये सवाल हमसे पूछ लिया। पहला सवाल देखो कि एंश्योर देयर इज नो लीकेज इन योर हाउस इन पाइपलाइंस, टैप्स एंड टॉयलेट्स। पहले ये एंश्योर करना है आपने घर के अंदर पानी बचाने के लिए कि कोई भी हाउस के अंदर पे पाइप में, टॉयलेट में वगैरह में लीकेज ना हो, है ना। पानी लीक होता रहता है तो उससे बहुत वेस्टेज होता है वाटर की, तो हम ऐसे पानी बचा सकते हैं। क्लियर? यूज इफ वाटर एफिशिएंट फ्लश एंड इफ पॉसिबल टॉयलेट्स विद ड्यूअल फ्लश सिस्टम। फ्लशेस क्या होते हैं, देखो अगर एफिशिएंट वाटर फ्लश क्या होता है, वो कम वाटर में ही अच्छे से वॉशरूम को फ्लश कर देते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पानी उसमें हमें यूज़ होता है, तो हम वहाँ भी बचा सकते हैं। ये क्लियर हो गया? क्लोज द टैप्स वाइल ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश करते हुए टैप बंद करो। शेविंग, अगर शेविंग कर रहे हो ना उस समय पे बंद करिए।
और वाइल सोपिंग योर फेस, जब मुंह पे साबुन लगा रहे होते तब भी टैप खुली नहीं छोड़नी चाहिए, तब भी आपको बंद करनी चाहिए। इससे आप पानी बचा सकते हो। क्लियर हुआ? अगला देखिए, यूज वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स। जो कपड़े धोने के बाद में पानी वगैरह बच जाता है, उसको फ्लोर को पोछा वोछा लगाने के लिए उस वाले वाटर को यूज करिए। ये क्लियर हुआ? यूज अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। जब कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में आप यूज करिए। अदरवाइज बहुत सारा डिटर्जेंट डाल दिया, फिर बहुत सारा वाटर यूज हो जाता है, धोते जाओ, तो उसमें उसको सही अमाउंट में आपको यूज करना है। क्लियर? अगला देखिए, क्लोज द शावर और टैप वाइल सोपिंग योर बॉडी। जब शावर ले रहे होते हैं, जिस समय पे साबुन वगैरह लगा रहे हो उस समय पे शावर बंद कर देना चाहिए, उससे भी हम पानी बचा सकते हैं। शावर अलग चल रहा है, उधर कोने में अलग साबुन लगा रहे हुए, ऐसे नहीं। ठीक है, पानी ऐसे बचा सकते हैं। अगला देखिए, व्हेन वॉशिंग डिशेज बाय योर हैंड। इसमें भी सेम वही कि जब बर्तन धो रहे हैं ना आप लोग, तो बर्तन धोते हुए जब जो प्लेट है उस पर साबुन लगा रहे हो, तो साबुन लगाते हुए तो टैप बंद कर दो, साबुन लगाते हुए टैप खुली रहती है। समझ आ रहा है घर के अंदर पानी कैसे कैसे बचेगा? तरीके, ठीक है। मॉनिटर योर वाटर बिल फॉर यूज यूजुअली हाई यूज। अपने जो बिल होता है ना, वाटर बिल, उसको मॉनिटर करिए कि आपने इस बार कितना पानी यूज किया, अगली बार कितना कर रहे हो, कितना कंजर्व कर पाए, ऐसे करके तो आपको पता चलता रहेगा कि आप बचा पा रहे हो, कितना पानी किधर जाता है। ये सबका एक आइडिया आपको हो जाएगा, और इसका भी पता चल जाएगा कहीं पे घर में लीकेज हो रही है या नहीं हो रही। मैं क्लियर हूँ? अगला देखिए, वाटर योर लॉन एंड गार्डन इन द मॉर्निंग और इवनिंग वन द टेम्परेचर आर कूलर टू मिनिमम इवेपोरेशन। अब आपसे बोला जाता है कि अपने लॉन या गार्डन के अंदर पे आपको पानी जो है वो या तो अर्ली मॉर्निंग में डालिए या इवनिंग में डालिए। ऐसा क्यों कहते हैं कि इवनिंग या मॉर्निंग में ही डालो? क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी कम होगी, धूप कम होगी, तो इवेपोरेशन कम होगा, रूट्स जो होंगी प्लांट्स की वो ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अदरवाइज दोपहर के समय पे तो आधा पानी सूरज ने इवेपोरेट कर दिया, उड़ गया, आधा अंदर गया। तो इस वजह से हम मकसद क्या था हमारा, पौधे को प्रॉपर पानी देना, वो तो नहीं हो पाता। इसलिए मॉर्निंग में या इवनिंग में पानी डालिए। लॉजिक समझ आ गया ये? क्लियर हो गई? ये लिख लोगे आराम से? आराम से लिख दोगे भाई 5-6 तो, बिल्कुल बढ़िया से। इंडोर में पानी कैसे बचाते हैं? ऑल राइट। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछे, सॉरी, टाइप्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, अब उसके टाइप्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपल सा, रेन वाटर को बचाना, बारिश के पानी को बचाना ताकि उसे और किसी चीज में यूज हम ला सके। ठीक है, रेन वाटर बचाना, किसी और चीज में यूज ला सके, ये हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को कलेक्ट करना, बचाना उसे, है ना, और अदर चीज़ों के लिए यूज़ करना। टाइप्स अगर आपसे पूछे तो इट्स ऑफ 3 टाइप्स। उसका यूसेज ही पूछ रहे हैं बेसिकली। एक उसका ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, इसके बाद बताऊंगा। 3 टाइप्स का देख लेना, ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, रूफ कैचमेंट सिस्टम, सरफेस ड्यूक्स। कौन से टाइप्स की होती है? 3 तरीके की रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। 3-4 बार बोलो मेरे साथ, मैं रिपीट करता हूँ बार बार ये चीज़, ताकि आप सच में बोल रही चीज़ याद होंगी। ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, रूफ कैचमेंट सिस्टम। ग्राउंड नाम से क्लियर है, ग्राउंड पे नीचे पे हमने पाइप ला रखा है, वहां बचा रहे हैं। रूफ कैचमेंट सिस्टम, ऊपर ही रूफ पे कहीं कलेक्ट कर रहे हैं। सरफेस ड्यूक, सरफेस ड्यूक से होता है एब्जॉर्प्शन पिट वगैरह बना देते हैं हम लोग। ठीक है, रूफ कैचमेंट सिस्टम, ग्राउंड कैचमेंट सिस्टम, सरफेस ड्यूक्स। क्लियर हो गया ये? अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या हुआ, आपने पानी जमा किया और उस वाटर को आप प्योरीफाई करके किसी और चीज़ के लिए, गार्डनिंग के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स वगैरह, इस सब चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन ऐसा किया कि आपने एक सोकेज पिट बनवा दिया। सोकेज पिट समझ रहे हो कि वहाँ से पानी ना छन छन के नीचे चला जाता है, और आपने अपने छत का पाइप वहाँ पे डाल दिया उस सोकेज पिट के अंदर पे, है ना, तो वहाँ से जितना वाटर रेन का होगा वो नीचे चला जाएगा, कहाँ, ग्राउंड में। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। मैं क्लियर हो गया? ऑल राइट। डेली चेंज इन एयर इज कॉल्ड, रोजाना का बदलता हुआ मौसम क्या कहलाता है? वेदर। रोजाना का बदलता हुआ मौसम, वेदर। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, इससे भी बहुत सवाल पूछते हैं, ध्यान से देखना। वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ वेस्ट। कितने तरीके के वेस्ट होते हैं? काफी सारे होते हैं, 4-5 ध्यान रखना आप। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट। 4-5 ध्यान रखना है इसमें से। मैं दोबारा रीड करता हूँ, ध्यान से सुनो। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हॉस्पिटल और बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, हैजार्डियस वेस्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक एज एन इंडिविजुअल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट इन योर नेबरहुड।
देखो कितना पर्सनल सवाल आपसे पूछ लिया, पर्सनल इन द सेंस कॉमन सेंस वाला, ठीक है। आपसे पूछा है कि आप एज अ इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूट करोगे, मतलब क्या सजेशन दोगे अपने आसपास के पड़ोसी में जो आपके हैं उसके वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसके तरीके बता दो हमें। अपने अड़ोस पड़ोस में आपको वेस्ट मैनेज, आसपास का पड़ोसियों का वेस्ट कैसे मैनेज करोगे। सवाल क्लियर हो गया। इसमें पॉइंट्स देखो ध्यान से, एक बार सुन लो, याद हो जाएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले जो हाउस होल्ड वेस्ट होगा हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसमें, बायोडिग्रेडेबल में एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में। क्लियर हो गया। बायोडिग्रेडेबल वो जो डीकम्पोजिट से ईट वगैरह करके उसको वो कर देते हैं, मैन्योर वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे सब्जी के पील्स वगैरह ये सब कुछ हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चेंज नहीं हो पाता, कांच हो गया जैसे, ठीक है, वो एज इट इज पड़ा रहता है, या प्लास्टिक हो गई। क्लियर हो गया है। और देखिए इसमें क्या क्या करेंगे, ये तो पहला स्टेप था, ठीक है। रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड रीप्लेस विद पेपर और जूट और क्लॉथ बैग। हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उन्हें आप यूज करना कम कर दीजिए और उसको जूट या क्लॉथ बैग उसकी स्थान पे यूज कीजिए, ठीक है। हम उसे बोलेंगे रिसाइकल वेस्ट की, रिसाइकलेबल वेस्ट, कुछ वेस्ट जो है वो रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे पेपर हो गया, रद्दी वाला आता है ना, ग्लास हो गया, क्लोथ्स हो गए, तो उनको अकॉर्डिंगली आप रिसाइकिल करिए। हमें तो वेस्ट मैनेज करना है ना बेसिकली, तो उनको आप रिसाइकिल करिए, ठीक है। अगला देखिए, कीप योर सराउंडिंग एंड योर हाउस क्लीन। अपने आसपास की सराउंडिंग क्लीन रखना, और आपको जो गार्बेज है, अपना कूड़ा है, वो रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, कॉलोनीज कुड स्टार्ट वर्मी कंपोस्टिंग एंड नेचुरल कंपोस्टिंग। जो एक पर्टिकुलर कॉलोनी है उसमें वर्मी कंपोस्टिंग, केंचुए के द्वारा कंपोस्ट बना रहे चीज़ों का, है ना, और नेचुरल कंपोस्ट, ऐसे ना नेचुरल कंपोस्टिंग पिट्स वगैरह बनवा दिए, तो उससे हम वहाँ के वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये। अगला पॉइंट देखिए, व्हाट इज वेस्ट फॉर यू इज वेल्थ फॉर समबडी एल्स। देखो जो आपके लिए कूड़ा का बड़ा है वो किसी के लिए कोई काम की चीज़ हो सकती है, जैसे टायर हो गए, बैटरी सेल्स हो गए, प्लास्टिक बिन्स हो गए, है ना, तो उनसे कोई क्राफ्ट के आइटम वगैरह बनाओ और ऐसे करके उनको यूज़ करने की कोशिश करो। चीज़ों को बहुत जल्दी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उनको दोबारा से यूज़ करिए। अदरवाइज वो अगर किसी और पर्सन, कोई और पर्सन उनको यूज़ कर सकता है तो उसको तो भाई कि तू यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सारी चीज़ें। क्या तरीके बताए हमने, ये तरीके बताए कि अगर हमसे पूछे कि हमारे आसपास के पड़ोसियों के वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इतने सारे तरीके बता दिए, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। काफ़ी कॉमन सवाल था। ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर, सोयल एंड नॉइज। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। सबको पता है कौन कौन से, बोलो। सॉयल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। सॉयल मृदा पोल्यूशन, वाटर जल प्रदूषण, एयर वायु प्रदूषण, साउंड ध्वनि प्रदूषण। क्लियर हो गया। ऑल राइट, मेजर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब पोल्यूशन तो आपने बता दिए हमें, अब इनको कंट्रोल करने के तरीके भी तो बताओ। बहुत सारे तरीके होते हैं वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, लेकिन फिर भी मैं ये सारे एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ आपको, ताकि आप पेपर में ना लिखते हुए आपके दिमाग में ध्यान रहे। मैं रीड आउट नहीं करूंगा, बेसिकली हिंदी में बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ खाली चीज़ों को, है ना। प्लांट बोर एंड मोर ट्रीज। सबसे पहले ये होता है, किसी भी टाइप के पोल्यूशन को अगर आपको रोकना है तो आपको पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करिए पॉल्यूशन के बारे में कि दीज टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और इस तरह के प्रदूषण आपको नहीं फैलाने चाहिए। क्लियर हुआ। अगला देखिए, आप जो लाउड हॉर्न्स होते हैं, है ना, उन सब के मोटर व्हीकल्स में वो सब बैन हो जाने चाहिए बेसिकली। बट आप लोगों को समझाइए कि नहीं भाई ऐसे लाउड हॉर्न्स यूज मत करिए, उससे साउंड पोल्यूशन होता है जो ओल्ड पीपल वगैरह के लिए बहुत हार्मफुल होता है, उनके हार्ट वगैरह के लिए, ठीक है ना। जो वाटर बॉडीज होती हैं वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, वाटर रिजर्वियर्स, उन जो देखो एक रिजर्वियर क्या चीज होती है, रिजर्वियर एक ऐसा पॉन्ड से वाला एरिया होता है जहाँ पे लोग अपने भैंस को नहला रहे हैं, है ना, अपने कपड़े वहीं धो रहे हैं, सब काम वहीं चल रहा है। लेकिन जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको रिजर्वियर की तरह यूज मत करो भाई, वो तो बहुत क्लीन रखने की उनको कोशिश करिए। अगर आप कैसे यूज करना है तो अलग से पानी के रिजर्वियर बना के इकट्ठा करो, वहां पे कर लो ये सारे काम, लेकिन जो मेन वाटर है उसको पूरी तरह पोल्यूट ना करिए। क्लियर हो गया, वाटर पोल्यूशन उस कैसे रोकेंगे। अगला देखिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर होता है आपका, और जो डर्टी वाटर होता है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, है ना, उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। आप उनको सेपरेट रखने की कोशिश करिए ताकि आप जो साफ पानी है उसको बचा सके। क्लियर हुआ मैं। अगला देखिए, इन्वायरमेंट एजुकेशन कंपलसरी कर दी जानी चाहिए। इन्वायरमेंट एजुकेशन दीजिए जो किड्स है, बच्चे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ताकि वो भी अवेयर हो किसको, इन्वायरमेंट को बचाने की दिशा में। क्लियर।
एक्सेसिव यूज ऑफ, जो फार्मर्स होते हैं उनको ये बताया जाए कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स एक्सेस में आप यूज ना करें, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है, उससे जो मिट्टी की गुणवत्ता वगैरह है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है। क्लियर हुआ? अगला देखिए, जो गार्बेज हुई घर में उनको प्रॉपर मैनेजमेंट आपको करना है, गार्बेज डस्टबिन ब्लू ग्रीन अलग अलग सेपरेट करके, तो उससे आपका क्या होगा, वेस्ट मैनेजमेंट बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फैक्ट्रीज में जो पॉल्यूटेड वाटर वगैरह होता है उसको रिचार्ज करने के बाद ही किसी वाटर बॉडी के अंदर पे डिस्चार्ज करना चाहिए। डिस्चार्ज मतलब होता है छोड़ना, है ना, तो उसको अच्छे से पहले प्यूरिफाई करो, उसके बाद ही छोड़ो। ठीक है। जो पुराने ओल्ड व्हीकल्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, है ना, पूरा ओल्ड व्हीकल हो जाते हैं, उनसे बहुत गैस धुआं वगैरह निकलता है, वो सब बैन हो जाने चाहिए। लास्ट पॉइंट आप लिखोगे, जो इन्वायरमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको थोड़ी और पावर दी जानी चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन लगा सके, क्योंकि वो रूल्स वगैरह तो बना देती हैं उन्हें फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करवा पाती, तो उनको थोड़ी सी और पावर मिलनी चाहिए ताकि वो इन्वायरमेंट बचाने की दिशा में वो सब कर सके, प्रदूषण को कम कर सके। क्लियर हो गया? लिख लोगे आराम से इसको? इस तरीके बता दिए, कोई 5-10 याद रख लेना, 10 तो याद रख हो ही जाएंगे, काफ़ी सारे बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेजर इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स इन केरला। देखो ये केरला का पूछा है इन्होंने, आप जिस भी जगह के हो, जिस भी जगह के हो वहाँ की देखिए क्या प्रॉब्लम्स है, जैसे रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स पोल्यूशन, एनवायरमेंट डैमेज, डिफोरेस्टेशन, इस तरीके की कौन सी प्रॉब्लम आपके एरिया में, वो एक बार सोच लेना, है ना। ठीक है, वाटर डैश मस्ट बी डैश बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू लेक्स, वाटर मस्ट बी प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड होना चाहिए तभी आप उनको लेक्स वगैरह में वाटर बॉडीज के अंदर पे छोड़ने वाले हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, इससे भी क्वेश्चन आते ही आता है, ध्यान से देखो। रीजन फॉर इंक्रीज इन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है वो ध्यान से सुनो, कि ज़रूरत क्यों है एनर्जी को कंजर्व करने की, एनर्जी को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, ये रीज़न फॉर इंक्रीज इन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें आप लिखोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, भाई जनता बहुत बढ़ रही है, सबको एनर्जी चाहिए, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इनटू अर्बन एरियाज, माइग्रेशन हो रहा है, गांव के लोग शहर में आके बसते जा रहे हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है ना। इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो पॉल्यूशन फैला रहे हैं सर, ये इन्वायरमेंट को डैमेज करने में लगे हुए, तो इसलिए हमें इन सबकी एनर्जी कंजर्व करनी है। ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, पुअर यूसेज हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल, पुअर बिल्डिंग डिज़ाइन, उसकी वजह से जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए हाई डिमांड है कि एनर्जी कंजर्व हो। क्लियर? अब कैसे कंजर्व हो, अगला क्वेश्चन तो यही आएगा। अब बता तो दिया कैसे कैसे बेकार हो रही है, अब कंजर्व करने के तरीके बताओ भाई। मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी, सवाल दिमाग में क्लियर रखना, आंसर अपने आप आ जाता है। मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व कैसे करें। एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स शुड बी डिजाइंड, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन वगैरह के हिसाब से बनती है, जिसमें प्रॉपर सनलाइट वगैरह आ रही है, तो उससे क्या होगा कि आपको लाइटनिंग वगैरह की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है ना, उसमें नेचुरल लाइट वगैरह प्रॉपर आ रही है, ये सब कुछ, तो एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स होती है वो। ठीक है, तो उसका डिजाइन होना चाहिए किसके लिए, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट होनी चाहिए जो कम एनर्जी में काम कर ले, इसके सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एलईडी, बहुत कम, छोटी सी कम वॉट एनर्जी लेता है। पहले देखो येलो बल्ब कितने ज़्यादा वॉट के चलते थे, तो वो एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट हो गया। पब्लिक लाइटनिंग, पब्लिक लाइटनिंग इन द सेंस कि अलग अलग से, जैसे आपके मेन गेट हो गया, उसके ऊपर आपने पोल्स लगा रखे होंगे अलग से लाइटनिंग के, ऐसा ना हो कि रोड के लिए सबके लिए पब्लिक लाइटनिंग लगी हुई है, आपको अलग से अपनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे उस लाइट लाइट को जला करके। क्लियर हो रही है ये चीज़? यूसेज हैबिट्स हो गई आपकी। यूसेज हैबिट्स इन द सेंस कि पब्लिक चीज़ों को ही यूज़ करिए, अपने लिए अलग से एनर्जी नहीं, जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है ना, ये इसमें ही आएगा पब्लिक यूसेज में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अपनी अपनी कार लेके जा रहे हो इधर पे, ये अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, पड़ोसी भी, तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ कर लोगे, शेयरिंग कर लोगे एक ही व्हीकल का, तो उससे आप कितनी ज़्यादा पेट्रोल वगैरह, कितनी एनर्जी आप बचा लोगे। समझ आ रहा है? एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए। ठीक है, प्रिवेंटिंग पिलफरेजेस, ये सब हो गया, 5 याद रख लेना, कोई ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऑल राइट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोटेक्ट्स इन इंडिया। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में आपसे सवाल पूछता है, इसको भी ध्यान से देखना, है ना। मेजर थ्रेट्स फेस्ड बाय वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, मेजर थ्रेट, थ्रेट क्या होता है, डर, है ना। मेजर थ्रेट्स फेस्ड बाय वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत में जो वाइल्ड लाइफ है ना हमारी, वाइल्ड लाइफ
जंगली जानवर वगैरह की जिंदगी। ठीक है। जंगली जीव हम ऐसे कह सकते हैं। उनको उनसे उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या आ रही है, बेसिकली ये चीज़ पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। डिक्रीज कैपेसिटी, उनकी जो कैपेसिटी है ना वो कम होती जा रही है, संख्या कम हो रही है उनकी। इंक्रीज फैटेलिटीज, इन्वायरमेंट चेंज जैसे हो रहा है तो जो वाइल्ड लाइफ है उसमें फैटेलिटी होता है, मौत, है ना। तो पक्षी वगैरह की या जानवरों की मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इंक्रीज फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग रही है, इस वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, एनिमल्स वगैरह भी चल जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज मोटर बोट एक्टिविटीज़, जो आपकी सी एरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जाते हैं, तो वहाँ पे मोटर बोट एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं, मछुआरे पकड़ते हैं लोग, दिखने भी आ रहे हैं, तो उससे भी वाइल्ड लाइफ को बहुत थ्रेट हो रहा है, ठीक है। रिलीज ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिन्स, जैसे पानी में अभी पॉल्यूशन में बताया, ऊपर से केमिकल और वगैरह छोड़ देते हैं तो जीव वगैरह वाटर के सारे मर जाते हैं उसमें से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से। इंक्रीज इन पोचिंग, ये क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है भाई, ये क्या थे, थ्रेट थे वाइल्ड लाइफ के भारत के अंदर पे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मेजर्स, अब इन थ्रेट्स को कंजर्वेशन के तरीके बताओ, मेजर्स पूछ लिया आपसे, है ना। पहले परेशानी फिर उसका समाधान, यही चीज़ होती है। वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन सब चीज़ों को बचाने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ सेंचुरी सिस्टम, सेंचुरीज होती है कि वही एक प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह को, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसका एरिया को थोड़ा और एक्सपेंड करिए, बड़े बड़े एरियाज बनाइए चीज़ों के लिए। ब्रीडिंग इन कैपेटिविटी, जो उनका ब्रीडिंग सिस्टम होता है उसको एनहेंस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, वो तभी होगा जब आप एक्सपेंड कर दोगे सेंचुरी वाइल्ड लाइफ के एरिया को, उनके स्पेस काफ़ी मिल जाएगा। मास अवेयरनेस एंड एजुकेशन, आपको अवेयर करना चाहिए लोगों के बारे में कि ये वाइल्ड लाइफ वगैरह कितनी इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो उसको उसके बारे में एजुकेशन दोगे, लोगों को अवेयर करेंगे तभी तो ना वो रोकेंगे, तभी तो वो उनको शिकार विकार तभी तो बंद होगा, समझ रहे हो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें गाइडलाइंस दी है कि अगर आपने मारा शेर वगैरह को तो आपको इतनी साल की सजा वजह हो जाएगी, ये सब, तो वो प्रोटेक्शन एक्ट बनाए हुए हैं प्रॉपर गवर्नमेंट ने। तरीके पता चल गए, कंजर्वेशन मेजर्स क्लियर। अब आपसे सवाल क्या पूछ लेता है, वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए आपने हमें बताया प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बता दो, तो इसमें से 5 को ध्यान रख लेना। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट होंगुल, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सी टर्टल, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, इंडो रशियन कोऑपरेशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपसे पूछे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के प्रोजेक्ट्स बता दीजिए इंडिया के अंदर, तो आप लिखोगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हैंगुल, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सी टर्टल, वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया, इंडो रशियन कोऑपरेशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। क्लियर हो गई, ऑल राइट। और क्वेश्चन देखिए, बस ये लास्ट स्लाइड है। एम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, एम पूछ रहे हैं आपसे, उद्देश्य। एम मैंने बताया था ऊपर, फ्यूचर वाली चीज होती है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का एम बताओ, है ना। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं यहाँ पे। देखो पहला पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स थ्रू कंट्रोल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। हमें क्या करना है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, मतलब जो नेचुरल जगह है भाई, उनका जंगल है, उसको एक्सप्लॉइटेशन से आपको बचा के रखना है ना। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, जो वाइल्ड लाइफ होगी हमारी उसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि पार्क हो गया, या सेंचुरीज होगी, या रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, गवर्नमेंट के होते हैं, पूरे शेड वगैरह कर दिए जाते हैं आसपास यहाँ इस एरिया के अंदर पे। लोकल पीपल को खाली टिकट वगैरह लेके पास देके ही अलाउ होता है जाना, अदरवाइज अलाउ नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ें बनाओ ताकि वो अपना खुल के रह सके, जी सके, नहीं तो बाहर सारे लोग मार देंगे भाई पकड़ के, समझ रहे हो। प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन रूल्स वगैरह बनाओ उनके लिए प्रॉपर, कि मारोगे तो भाई सजा होने वाली है, नहीं मारना नहीं आपको, वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस चीज पर प्रतिबंध लगा दो पूरी तरह से, जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, हाथी के दांत, है ना, गैंड का सींग, ये सब कुछ, तो रेयर पार्ट्स प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो सब तोड़ फोड़ के जो दूसरी कंट्रियों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। हो नहीं रहा है पूरी तरह से ये सारी चीज़ें, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो, समझ रहे हो। एम क्या है हमारा, उद्देश्य क्या है, कि रेस्ट्रिक्ट हो जाए, लेजिस्लेशन रूल्स उसके लिए और स्ट्रिक्ट बन जाए, कि ये सेंचुरी वाइल्ड लाइफ पार्क हैं लेकिन ये और बन जाए, इनका एरिया और एक्सपेंड हो जाए, उनका जो साथ में जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो रुक जाए। मेरी बात समझ रहे हो। अगला देखिए, एनकरेज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो एनजीओ वगैरह होते हैं उनको भी आप एनकरेज करिए कि वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
में अपना सहयोग दें या योगदान दें। क्लियर। जनरल अवेयरनेस इंक्रीज, जो पब्लिक है उसके अंदर जनरल अवेयरनेस या एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। किसी भी काम को अगर आपको करना है ना तो आप अकेले नहीं कर सकते, यू हैव टू अवेयर पीपल। अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हैं तो हमें, नहीं तो हमें है नहीं। ठीक है। बेसिकली इकोलॉजिकल साइकिल और बैलेंस वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाता है, समझ रहे हो आप। ये क्लियर हो गया। ऑल राइट। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में। इसमें जो आपकी यूनिट है ना, अपने आसपास की कुछ मेन इंपॉर्टेंट 2-4 याद कर लेना। एक नंबर का सवाल आता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट टाइम मिले तो यू कैन रीड आउट दैट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट दैट ऑब्टेन ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। एक परजीवी होता है वो, पैरासाइट, दूसरे जैसे कसकटा बेल होगी, वो दूसरे प्लांट से ही अपना सारा फूड वूड सब कुछ उसी से लेती है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियोस के लिए आप चैनल पे जाइए, भाभी भोर पे टच कर देना, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसमें मैंने खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करवाए हैं। ये वीडियो एक बार डिटेल में भी कवर करवा चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं अगर आपको ये क्लियर नहीं हुई है तो, और याद हो गए तो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।